एडवोकेट और राष्ट्रीय महासचिव आलोक पांडे जी से कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। आलोक पांडे जी से जोरदार तालियां। मातृशक्ति आदरणीय मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान कल्याण परिषद श्री सुधीर त्यागी जी, बड़ी बहन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगीता त्यागी जी, राष्ट्रीय सचिव विजय त्यागी जी, भाई अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अरुण शर्मा जी त्यागी जी, और मेरे बंधु बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज हम एक ऐसे विभूति की जन्म दिवस पर इकट्ठा हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, क्योंकि झावेरी भाई पटेल और लाडवा देवी के घर में एक ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, जिन्होंने भारतवर्ष को एक ऐसी उपलब्धि दी कि विश्व के इतिहास में वो उपलब्धि आज भी रक्त विहीन क्रांति के नाम से जानी जाती है। अर्थात ऐसा समावेश आजादी के बाद जिसमें 562 रियासतों को एक साथ सम्मिलित किया गया और एक खून का कतरा भी धरती पर नहीं बहा है, ऐसा बड़ा समावेश आज तक विश्व के इतिहास में न देखने को मिला है न सुनने को मिला है। ऐसे विभूति के जन्म दिवस पर आज हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अरुण जी ने कहा कि हमने 50 लोगों को फोन किया और 50 लोगों के घर पर सरदार पटेल जी की मूर्ति या चित्र नहीं था। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। कारण क्या है? सरदार को याद करने के लिए सरदार शब्द की उत्पत्ति कहां हुई? हमारा सौभाग्य है कि आज मंचासीन पे भी मातृशक्ति हैं और मंच के नीचे भी मातृशक्ति हैं। सरदार को सरदार नाम दिया था गुजरात के बारडोली की महिलाओं ने। कभी कभी समझ में आता ना सरदार नाम क्यों दिया गया था सरदार पटेल को। तो सरदार पटेल को बारडोली आंदोलन के बाद वहां की मातृशक्ति ने सरदार नाम दिया था, जो कि बाद में उन्होंने, सरदार का मतलब होता है प्रमुख, सरदार का मतलब होता है प्रमुख। सरदार पटेल कोई आम व्यक्ति नहीं थे, सरदार पटेल अधिवक्ता थे, और अधिवक्ता भी ऐसे वैसे नहीं। उस समय जो ब्रिटेन में जाके, मतलब तत्कालीन लंदन में जो जाके बैरिस्टर की उपाधि धारण करता था, वो बनता था बैरिस्टर। बैरिस्टर बनने के बाद आके वो अहमदाबाद में अपनी वकालत करने लगे। उसी बीच में वकालत करते के साथ, क्योंकि लेवा पटेल थे और उनकी रगों में किसान दौड़ रहा था, क्योंकि आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि लेवा पटेल पूरे गुजरात और पूरे मध्य प्रदेश में जो सबसे अच्छी खेती किसानी करते हैं वो लेवा पटेल हैं, उन पे सबसे ज्यादा किसानी है। तो उनके रगों में वो किसान का खून दौड़ रहा था, जैसे आप सबकी रगों में और हमारी सबकी रगों में दौड़ रहा है कि आज हम किसान कल्याण परिषद को लेकर गांव गांव पे जा रहे हैं, जैसा बहन संगीता त्यागी जी ने बताया। हुआ क्या, खेड़ा एक जगह है, आज आप सब लोग जो है गूगल पे सर्च करिएगा, गुजरात में खेड़ा डिवीजन एक जगह है। खेड़ा डिवीजन अंग्रेजों के समय में भी था और आज भी खेड़ा डिवीजन है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के माननीय मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री वहां पे थे तो उस क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी योजना को लेके आए थे, वो नर्मदा का पानी नहरों के द्वारा। तो वो खेड़ा क्षेत्र में भी वो पानी आया है। खेड़ा बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र था और वहां पे इतना अकाल पड़ गया, इतना सूखा पड़ गया 1918 में। उसके पहले महात्मा गांधी जी के विचारों से सरदार पटेल इतने प्रभावित हो चुके थे कि वो स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी सहभागिता को देने लगे थे। और इस देश में 3 किसान आंदोलन ऐसे हुए हैं, अवध किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा और बारडोली। ये 4 आंदोलन ऐसे हुए हैं जो किसान को बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि उस समय जब वो जो सरकार थी, जो विदेशी सरकार थी, उसने इतना बड़ा कर लगाया खेड़ा पे, और जब आपके घर में सूखा पड़ा है तो कर तो देने की स्थिति में आपकी रह नहीं जाती। तो उस आंदोलन, पहला वो जो बड़ा आंदोलन था खेड़ा आंदोलन, जिसको सरदार पटेल जी ने, वो इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अरुण जी की बातें
हमें चुभी है, और सरदार जी को समझने के लिए खेड़ा आंदोलन को समझना बहुत जरूरी होगा। खेड़ा आंदोलन इतना विशालकाय आंदोलन बना कि उसमें सारे कर माफ किए गए। 2 साल तक वो आंदोलन चला और सरदार पटेल की ख्याति गुजरात से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आई खेड़ा आंदोलन के बाद। ये 1918 की घटना है, और 1920, 18 और 20 के बीच में ही अवध किसान आंदोलन चल रहा था। 1920 में चंपारण किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन कहीं कहीं उन किसान आंदोलनों की जड़ में वो खेड़ा किसान आंदोलन रहा, जो कि भारत की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 1928 में इसी तरीके से बारदोड़ी आंदोलन हुआ, जिसमें वो आप लोगों को इसलिए जानकारी में आना चाहिए कि किसानों के लिए पहली बार न्यायिक जांच, और जो उस समय राजस्व अधिकारी थे उनकी जांच, भारत के इतिहास में पहली बार यह होती है कि कोई समस्या है तो उसकी न्यायिक और राजस्व जांच कब पहली शुरुआत हुई, तो उसके इतिहास में आप जाओगे तो वहां भी ये कीर्तिमान स्वर्गीय आदरणीय लौह पुरुष सरदार पटेल जी को ही जाता है। बारदोली में हुआ क्या? बारदोली में कर की व्यवस्था की गई, 22% कर लगेगा। ये अंग्रेज शासन ने लगाया कि 22% कर लगेगा। और बारदोली का आंदोलन मात्र शक्ति को याद किए बगैर इसलिए नहीं हो सकता है कि जब तक सरदार पटेल जी ने उस आंदोलन को अंगीकृत किया, उस आंदोलन को नेतृत्व किया, उसके पहले वहां की मात्र शक्ति ने उस आंदोलन को आगाज दिया था, और उस मात्र शक्ति ने वो आंदोलन लेके चल रही थी। सरदार पटेल जी को लगा कि ये बिल्कुल गलत चीज हो रही है, 22% कर देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। और अब महात्मा गांधी जी ने उस आंदोलन के लिए लिखा है कि भारत के स्वराज्य के लिए इस तरीके से आंदोलन जो है वो स्वराज्य की नींव को मजबूत करते हैं, और स्वराज्य के आंदोलन से ज्यादा प्रभावित इस तरीके के आंदोलन करते हैं। ये बारदोली के आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा है। बारदोली का जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन इसलिए भी ऐतिहासिक था, जैसा मैंने आपको बताया, कि उसमें 2 न्यायिक व्यवस्थाएं बनाई गई। एक न्यायिक जो जज होता था, मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड, ये 2 आदमियों की कमेटी बनाई गई कि क्या ये कर गलत लग रहा है कि सही लग रहा है। अंग्रेज शासन ने बनाया, प्रभाव में किसके? सरदार पटेल जी के आंदोलन के प्रभाव के डर से बनाया। ये हम किसानों को जानना चाहिए। और जब वो जांच हुई तो उन्होंने अपनी जांच पे स्पष्ट रिपोर्ट ये दी कि ये 22% का जो कर है ये गलत लगाया गया है, और इसको 6% इसका होना चाहिए कर को। तो ये सरदार पटेल जी के राजनीतिक सामाजिक जीवन की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन के जितने भी सोपान गढ़े गए हैं, सरदार पटेल जी उसमें अग्रणी भूमिका में रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन ज्यादा था कौन कम था। कई लोग इस पर डिबेट में आते हैं कि नेहरू जी की भूमिका ज्यादा थी, सरदार पटेल की भूमिका कम थी, सरदार पटेल की भूमिका ज्यादा थी, नेहरू जी की भूमिका कम थी, या तत्कालीन समय के जो और नेताओं में उनमें आपस में तुलनात्मक व्याख्या होती है। लेकिन सरदार पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसकी तुलनात्मक व्याख्या न की जा सकती है न सोची जा सकती है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी हुए, लेकिन गृह विभाग और एक और विभाग बनाया गया जो 5 जुलाई 1947 को बनाया गया, रियासत विभाग, जिसके विषय में हमारे ख्याल से हम जितने लोग भी यहां बैठे हैं किसी को आज तक इसका इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि आप में से किसी को पता भी नहीं होगा कि भारत की आजादी के साथ भारत में एक और विभाग बना था, रियासत विभाग। उसके विषय में आप सबको किसी को पता है? बताइए। तो ये चीज हमारे देश के इतिहास में आनी चाहिए। जो आज की सरकार कर रही है ना, कि इतिहास सुदृढ़ हो, इतिहास व्यवस्थित हो, उसकी भूमिका यहां से बनती है। रियासत विभाग एक ऐसा विभाग था जिसकी सुपुर्दगी भी सरदार पटेल को दी गई थी। गृह मंत्रालय सरदार पटेल जी के पास था और उप प्रधानमंत्री भी भारत के सरदार पटेल जी थे।
और 1947 में जब 562 के छोटे छोटे कुनबे के साथ अंग्रेज हमको छोड़ के और भारत का एक विभाजन करके चले गए थे, उस समय भारत को एकीकृत करना और आज के स्वरूप में भारत को लाना और संसाधनों के अभाव होने के बाद भारत को मजबूत करना, यह सबसे बड़ा काम था जिसकी जिम्मेदारी उस समय सरदार पटेल जी के मजबूत कंधों को दी गई। 562 इकाई को इकट्ठा करना, कोई राष्ट्रीय एकीकरण की कोई नीति नहीं, एक रियासत विभाग। और उसी बीच में क्या होता है, 3 रियासतें ऐसी होती हैं जो जब बातचीत के दौर में समझ में आती है कि ये 3 रियासतें हमारे साथ नहीं आने वाली। उसमें एक हैदराबाद की रियासत होती है जो पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर दूर होती है, जूनागढ़ की एक रियासत होती है जो भी पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर दूर होती है, और एक होती है जम्मू कश्मीर। उसमें से 2 का अब हुआ क्यों? सरदार जी के दिमाग में देखिए क्या होता है। जो लीडर होता है सरदार, लोह पुरुष इसीलिए नहीं कहे जाते हैं। मैं उसके गर्व की चीजें आपको बताता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, अपने पोते को, अपने पड़ोसी को ये जरूर बताइएगा कि भारत के जिस स्वरूप में आज आप विचरण करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, बिना वीजा इधर उधर पूरे देश को अपना देश कहते हैं, उसको निर्माण करने का श्रेय अगर किसी एकमात्र व्यक्ति को जाता है तो वो सरदार पटेल जी को जाता है। 562 रियासतें जब थी, हैदराबाद के निजाम ने बस्तर के राजा के साथ, बस्तर एक ऐसा जिला है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बहुत से बड़े क्षेत्र को मिला के बस्तर एक रियासत होती थी। उस बस्तर रियासत में सबसे ज्यादा कच्चा सोना पाया जाता था। जब हैदराबाद, देखिए एक सशक्त नेता कैसे सोचता है और समझता है। निजाम ने जैसे ही सौदा किया कच्चे सोने का, वैसे ही सरदार पटेल जी का माथा ठनका कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है देश में। और उन्होंने अपने सहयोगी के मेनन साहब को रातों रात उठाया और बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना किसी उसके, जो उनका थैला होता था उसको लटकाया और सीधे निकल पड़े। वो जाके सबसे पहली यात्रा जो उनकी हुई वो उड़ीसा यानी बस्तर क्षेत्र की हुई और 23 राजाओं को 3 दिन के अंदर उन्होंने भारत गणराज्य में विलय कराया। और उसके बाद भी सरदार पटेल रुके नहीं, सरदार पटेल उसके बाद भी नहीं रुके और तुरंत उन्होंने मूवमेंट किया। दूसरा रास्ता उन्होंने नागपुर का पकड़ा और नागपुर में उन्होंने 38 रियासतों का विलय कराया। ये 1 महीने के अंदर का पूरा व्यवस्था करी उन्होंने। उसके बाद नागपुर की जो रियासतें थी उसके आसपास थी, उसका काठियावाड़ जो सबसे बड़ा इलाका हमारा था, जिसमें दक्षिण का भारत और पूरा गुजरात के नीचे तक का पूरा महाराष्ट्र आता था। काठियावाड़ में 257 रियासतें थी जिनको उन्होंने 4 से 7 दिन के अंदर भारत गणराज्य में विलय कराया। उसके बाद आई पंजाब की बारी। पंजाब में भी फरीदकोट के राजा उस विलय को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और उस महान व्यक्तित्व के विषय में आप जानिए। आज क्योंकि उनको याद करने का विषय है तो उनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है ये भी जानिए। एक लाल पेंसिल से भारत के नक्शे पर उन्होंने फरीदकोट को चिन्हित करते हुए कहा कि अब सोच लो क्या होगा। ये शब्द थे जो किताबों में वर्णित शब्द है कि फरीदकोट के राजा के साथ उन्होंने बैठ के कहा कि अब सोच लो अब आगे क्या। और 7 सेकंड के अंदर फरीदकोट के राजा ने भारत गणराज्य में अपना विलय कर दिया। ये इस कारण से उनको लौह पुरुष कहा जाता है। उसके बाद बात आती है जूनागढ़ की और हैदराबाद की। जूनागढ़ को नवंबर 47 में हमने अंगीकृत कर लिया, लेकिन हैदराबाद में पूरे भारत 562 रियासतों को एकीकृत करने में हमें 1 से 1.5 महीने लगे और हैदराबाद को अंगीकृत करने में हमें 1948 तक का इंतजार करना पड़ा और हमें अपनी सेना भी लगानी पड़ी। लेकिन सेना ने लड़ाई नहीं करी, बिना लड़ाई किए हैदराबाद के निजाम ने सरेंडर किया और इस तरीके से अखंड गणराज्य भारत की स्थापना सरदार पटेल जी ने की। और सरदार पटेल का जो भारत है अब उसमें एक चीज रह गई, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय सरदार पटेल से कहा गया कि बाकी भारत आप इकट्ठा करो, जम्मू कश्मीर मैं अकेले देख लूंगा।
सरदार जी ने उनका सम्मान रखते हुए जम्मू कश्मीर उनको सौंप दिया और पूरे भारत के 562 रियासतों को इकट्ठा कर दिया। और जम्मू कश्मीर को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, जो इतिहास बताता है, मैं नहीं बता रहा, इतिहास बताता है कि आपसी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई बना दी गई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चला जाया गया और जम्मू कश्मीर की जो स्थिति थी वो आज तक आपको समझ में आती रही। लेकिन कुदरत फिर से पलटती है और कुदरत न्याय जरूर करती है। आप लोग कहते हैं ना भगवान है, देर है, अंधेर नहीं है, कहते हैं ना, तो वो न्याय व्यवस्था फिर से आई और सरदार पटेल के व्यक्तित्व के स्वरूप का ही व्यक्तित्व लेकर जब अमित शाह भारत के गृह मंत्री हुए तो उसी व्यक्तित्व को संभालते हुए उन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना जो सरदार पटेल जी ने करी थी उससे 370 और 35 से हटा के जम्मू कश्मीर को भी पूर्ण तरीके से भारत में लाके और 2 केंद्र शासित राज्य बना के सरदार जी के उन सपनों को पूरा किया जो 15 दिसंबर 1950 में इस धरती को सजा बजा के छोड़ के जो सरदार पटेल गए एक सपने के साथ कि जम्मू कश्मीर को मैं नहीं ला पाया था, उसको उनके ही प्रतिबिंब, उनके ही जैसे अमित शाह जी लाके भारत के साथ विलय कर दिए। मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तित्व की जब बात आएगी तो जिस पूर्वज का जो नाती पोता उस पूर्वज की इच्छा पूरी करता है, तो हम सब आम बोलचाल की भाषा में यही ना कहते हैं कि अपने बाबा जैसा काम कर रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो उसी तरीके से अपने पूर्वज का काम अमित शाह जी कर रहे हैं। और मित्रों, इस व्यक्तित्व का वर्णन इसलिए जरूरी था कि इनमें से बहुत से इतिहास आप सब तक अछूते रह गए हैं और किसान कल्याण परिषद का काम ही यही है, इतिहास और वर्तमान दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाकर सरदार पटेल जी की उस परिकल्पना को, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि मेरे भारत का विकास गांव की गलियों से होकर गुजरेगा, मेरे भारत का विकास खेत और खलिहानों से होकर गुजरेगा, मेरे भारत का विकास शहर में रहने वाले छोटे गंदे नालों के किनारे बसे हुए लोगों के घरों से निकलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरदार पटेल जी के भाषणों की संग्रह है, जिसको आप सुनेंगे देखेंगे तो उसमें सरदार पटेल जी ने कहा था। और आज हम उसी सरदार पटेल जी के को अनुसरण करते हुए, आप देख रहे होंगे हमारे बैनर में सरदार पटेल जी अग्रणी भूमिका के साथ हैं। किसान कल्याण परिषद के जो मार्गदर्शक हैं, जिनको अनुसरण करते हुए किसान कल्याण परिषद समाज में अपना काम करता है, उसमें से सरदार पटेल जी अग्रणी भूमिका में है। हम इसलिए सरदार पटेल जी का अनुसरण करते हैं कि उन्होंने भारत की ग्रामीण जनता को, भारत के खेत को, खलिहान को, इन सबको सृजित करने का और उनको प्रगतिशील मार्ग पर ले जाने का सपना देखा था 1947 से जब तक वो रहे 1950 तक। और उसके बाद की सरकारें किसान और किसान के कल्याण से कोसों दूर रहती चली गई। उसके बाद हमारे एक कोने में आप देखिएगा सरदेव चौधरी चरण सिंह जी हैं। जब वो आए तो उन्होंने फिर किसानों के लिए सोचा और उन्होंने सोचा और आगे बढ़े काम किए। फिर जब वो गए तो फिर किसान कल्याण सरकारों से दूर हो गया। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने आधुनिक किसानों की परिकल्पना करी और उस आधुनिक किसानों की कल्पना जो हुई थी उसकी नींव पर आज मोदी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी एक विशाल इमारत गढ़ रहे हैं। किसानों के लिए किसान का सम्मान हो, ये कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा था, नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही सोचा है। बहुत से लोगों के खाते में जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं 2-2 हजार रुपए आ रहे होंगे किसान सम्मान निधि के नाते। इसी तरीके से 30 से 40 योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं और किसान कल्याण परिषद का मूल उद्देश्य यही है कि वो किसानों को किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सके, किस तरीके से। हम ऐसा कोई संगठन नहीं है जो आपसे कहेंगे कि सड़क घेर लो, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दो। हम ऐसा कोई किसान संगठन नहीं है। हम ऐसे किसान संगठन हैं जो किसान के बच्चे को समझाते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, अपने बाबा चाचा ताऊ को ये समझाओ कि ये भारत सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं तुमको इस तरीके से मिल सकती हैं, इसका लाभ लो
तब प्रधानमंत्री जी जो सपना देख रहे हैं कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, तब जाके वो आय दुगनी होगी। खेती करते रहने से आय दुगनी नहीं होगी। खेती के साथ पशुपालन और तमाम चीजें, मछली पालन, डेयरी और तमाम चीजें जो भारत सरकार की योजनाएं, उनका लाभ जब लोगे तब जाके अपनी आय को दुगना करोगे। इसी उद्देश्य के साथ किसान कल्याण परिषद गांव-गांव जा रही है, चौपालों में जा रही है, आप लोगों के बीच में आ रही है। आज तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस, उनकी जयंती मनाने के लिए यहां पे इकट्ठे हुए और उसके साथ साथ हमें किसान संवाद करने का भी मौका मिला। इसके लिए आप सबका भी धन्यवाद है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैंने 3 चीजें आप लोगों को बताई हैं और हमने कोई ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं बताया है। हमने सिर्फ इसलिए बताया है कि हमको और आपको भारत का नागरिक होने के नाते इन तथ्यों का पता होना बहुत जरूरी है। और इन तथ्यों के साथ हमने किसान कल्याण परिषद का मूल उद्देश्य भी आपको बताया है कि हमें गांव-गांव जाके किसानों की योजनाओं को बताना है, किसान इस चीज का लाभ कैसे ले वो मार्गदर्शन करना है। हम देने वाले कोई नहीं है, देने वाली सरकार है, लेकिन हम बताने वाले हैं कि सरकार ये दे रही है, आप ले लो। यही ना कमी रह गई इतने सालों तक, और यही कमी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं और कई गांव के लोग हमें अपने अपने गांव में बुलाते हैं। आप भी अपने अपने गांव में इस तरीके की छोटी छोटी बैठकें कीजिए। हमें माला माइक मंच नहीं चाहिए, हमें आपकी जागरूकता चाहिए। आपके दरवाजे पे बैठ के अगर 100 लोगों के साथ हमने संवाद किया और उनमें से 10 लोगों का भला हो गया तो आपका दरवाजा भी पवित्र हो जाएगा और 10 लोग और अग्रणी किसानों की श्रेणी में आ जाएंगे ना। तो इस तरीके का काम हमें आपको मिलना है और मिलकर करना है। सरकार में अपना काम कर रही है, सरकार देश को व्यवस्थित कर रही है, संगठित कर रही है। जो सरदार पटेल जी की सोच थी उसके अनुरूप देश को व्यवस्थित सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। तो देश के अंदर हम भी तो आप भारत के नागरिक हैं, हमारा आपका भी दायित्व बनता है कि भारत व्यवस्थित कैसे हो, सुसंगठित कैसे हो। तो उसके लिए हमें भी और सुसंगठित और व्यवस्थित करने के लिए किसान और गांव को सुव्यवस्थित करना है। तो इसके लिए हम सबको इकट्ठा होकर अपने अपने गांव में ये मुहिम चलानी होगी कि सरकार की ये योजनाएं हैं और इसका लाभ हमको कैसे लेना है। और इस मुहिम में जब हम लोग सम्मिलित हो जाएंगे तो किसान कल्याण परिषद का मूल उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।